नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। परसों हमने रीतिकाल को शुरू किया था। रीतिकाल का पहला वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। मैंने आपको बताया था कि अभी वाला जो रीतिकाल और बिहारी है, इसको मैं केवल रिवीजन के रूप में ना बताते हुए इसे पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बने। क्योंकि मुश्किल टॉपिक है थोड़ा सा, हिंदी साहित्य में बिहारी और रीतिकाल दोनों ही थोड़ा कठिन टॉपिक माना जाता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से देखने की। तो पहला जो वीडियो था उसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने आपको दी। रीति बद्ध क्या होते हैं, रीति सिद्ध क्या होते हैं, रीति मुक्त क्या होता है, रीति इतर क्या होता है। ये मुझे काफ़ी लेट समझ में आए थे ये टर्मिनोलॉजी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एकदम अच्छे से समझे। इसलिए जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा आप देख लें, है ना। उसके बाद आगे वाले पे आएंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि आने वाले में जहाँ पर मैंने जो समझा दिया है पिछले वीडियो में, उसको मैं रिपीट ना करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। जो शुरू कर रहे हैं बच्चे, आज से शुरू करें, वो पिछले वीडियो से शुरू करें, बाकी सबको छोड़ दीजिए। आप रीतिकाल से शुरू कीजिए, आपके कुछ टॉपिक इसी तरीके से तैयार हो जाएंगे। आने वाले मॉड्यूल में हम फिर से भाषा खंड या जो गद्य का मॉड्यूल है वो फिर से शुरू करेंगे, तो आप दोबारा वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो अभी रीतिकाल से आप शुरू कर सकते हैं। तो पिछले दिन हमने रीतिकाल के ये टॉपिक्स देख लिए थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इससे क्या तात्पर्य है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, साहित्य का वर्गीकरण कैसे करते हैं और रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। चिंतामणि और केशव दास की जो डिबेट है वो हमने कल देखी थी। आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि आज के वीडियो में भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। आज हम देखेंगे रीति काव्यधारा या रीतिबद्ध काव्यधारा, फिर देखेंगे इन रीतिबद्ध कवियों के आचार्यत्व का क्या प्रश्न है। दो महत्वपूर्ण कवि जो हमारे सिलेबस में हैं पेपर 1 में, केशवदास और पद्माकर, और अन्य रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्ध काव्य क्या होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हमको आज देखने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा क्या होती है। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि रीतिबद्ध क्या होती है। रीतिबद्ध होती है लक्षण ग्रंथ परंपरा का जो क्या करते हैं, पालन करते हैं। क्या होती है लक्षण ग्रंथ परंपरा, आप खुद बताइए, मुझे सोच के बताइए, अपने आप ही अपने मन में गुनगुनाइए कि लक्षण ग्रंथ परंपरा क्या है। लक्षण ग्रंथ परंपरा क्या है? लक्षण ग्रंथ परंपरा ये है कि संस्कृत के या शास्त्रीय जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके जो सिद्धांत हैं उनको ब्रज भाषा में पहले तो क्या कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, उदाहरण देकर उसको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जो तरीका है ये कहलाता है लक्षण ग्रंथ परंपरा। तो उसका क्या कर रही है, पालन कर रहे हैं। किसने परिवर्तन किया? कल हमने कंक्लूड किया कि केशवदास द्वारा परिवर्तन किया गया। ये जो रीतिबद्ध काव्य है ये 2 वर्गों में विभाजित है। पहला है सर्वांग विवेचक वर्ग और विशिष्टांग विवेचक वर्ग। दूसरा है सर्वांग, मतलब सभी संप्रदायों का जो, ये सभी सिद्धांतों का जिन्होंने विवेचन किया है वो है सर्वांग विवेचक वर्ग में, जिसमें केशवदास, कुलपति भिखारीदास आते हैं। और विशिष्टांग में वो लोग हैं जो 1-2 काव्यांगों का ही जिन्होंने विवेचन किया है, जैसे मतीराम और देव हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। अब एक उदाहरण मैंने उठाया है, आप ही के नोट से उठाया है, कि क्या है ये लक्षण ग्रंथ परंपरा, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या करेंगे, ये जो शास्त्रीय काव्य शास्त्रीय जो ज्ञान है प्राचीन, उसको ब्रज में अनुवाद करेंगे और उदाहरण देके इसको समझाएंगे। देखिए, समझते हैं इसको। जैसे ये लिखा है, जहाँ एक ही बात को उपमेयो उपमान, तहाँ अनन्वय कहत है कवि मतीराम सुजान। इसको समझो, पहले अर्थ समझो। जहाँ एक ही बात को उपमेय उपमान, मतलब जहाँ पर उपमान और उपमेय एक ही बात कह रहे हो, ठीक है ना। उपमान और उपमेय क्या कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं। उपमान उपमेय आपने पढ़ा है अलंकार में। उपमान और उपमेय जब ये दोनों अलग अलग बात कहते हैं तो क्या अलंकार होता है, उपमा, रूपक, इस टाइप के अलंकार होते हैं। ये कह रहे हैं कि जब उपमान और उपमेय एक ही बात कह रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा, अनन्वय अलंकार होता है। आपको सीखना नहीं अनन्वय अलंकार क्या होता है, आपको केवल ये समझना कि कैसे ये लक्षण ग्रंथ परंपरा है। तो अब इन्होंने क्या किया, ये कहाँ लिखा है, ये संस्कृत के साहित्य में लिखा है। कहाँ लिखा है, ये संस्कृत साहित्य में लिखा है। इसको क्या किया, ब्रज में अनुवाद करके ईजी कर दिया। फिर एक उदाहरण दे रहे हैं, सुरजन कैसी सुरजन में साहिबी है, कि
जैसे सुरजन, जैसे कैसी सुरजन, सुरजन सुरजन के दोनों अर्थ यहाँ पर क्या है, उपमान और उपमेय क्या है, समान है। उपमान और उपमेय क्या है, समान है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें अलंकार होगा अनन्वय। ठीक है, इसमें अलंकार अनन्वय हो गया, क्योंकि सुरजन की उपमा फिर किससे की गई है, सुरजन से ही की गई है। तो दोनों क्या है, अर्थ एक ही है। ऐसे ये देखो भोज वाला, भोज कैसी, भोज में अकड़ बरबाल में, है ना, कि भोज की जो अकड़ होती है ना, भोज की जो अकड़ होती है वो किस में शोभा देती है, भोज में, राजा भोज में ही शोभा देती है, और भव्यता उसी में शोभा देती है। तो उसकी तुलना किसी से की जा सकती, उसी से ही की जा सकती है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इसलिए जब उपमान और उपमेय बराबर हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, अनन्वय अलंकार होगा। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको समझाया है, समझने की बात केवल इतनी है। एक संस्कृत शास्त्रीय ज्ञान है जिसको उन्होंने अनुवाद करके ट्रांसलेट किया और उदाहरण से समझाया है। अब अगर ये आपने समझ लिया तो क्या आप अनन्वय अलंकार समझ पाए। यही काम रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों ने किया था। क्लियर है। अब काव्य प्रवृत्तियां तीनों देखने को मिलती है। कल भी बात की थी श्रृंगार, वीरता, दानवीरता। इसमें से श्रृंगार का मैंने उदाहरण दे दिया है, ये आगे आएगा, पूरा कोटेशन आपको मिल जाएगा। अगला जो सवाल है वो है कि भाई रीतिबद्ध कवियों में आचार्यत्व का प्रश्न। देखिए, हमने कल जब सीखा था तो हमने देखा था कि आचार्य कवि किसको कहा जाता है, केवल और केवल रीतिबद्ध जो कवि हैं उनको आचार्य कहा जाता है। क्लियर है सबको। अब बात आती है क्यों कह रहे हैं भाई आचार्य, ऐसा क्या बात है कि उनको आचार्य कह रहे हैं और बाकी को नहीं कह रहे। तो पहले हमें समझना होगा आचार्य किसको कहा जा सकता है। तो 4 पैरामीटर हैं। देखिए, नोट्स में आपका बहुत उलझा हुआ है, मैंने एकदम सिंपल बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। ये 4 पॉइंट याद रख लो, आपका आचार्यत्व का प्रश्न आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। पहला है, आचार्य कौन हो सकता है, जो मौलिक सिद्धांत की उद्भावना करे। वो कौन है, भरत मुनि। उदाहरण है भरत मुनि। अब देखो, सारे रीतिबद्ध जो कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, संस्कृत शास्त्र के लक्षण सिद्धांतों की क्या कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। तो क्या कोई सिद्धांत की उद्भावना कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कोई भी सिद्धांत की उद्भावना ये नहीं कर रहे हैं। तो इनको क्या हम आचार्य कह सकते हैं, आप बताइए। नहीं कह सकते हैं, इनको हम आचार्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई उद्भावना नहीं की है, कोई मौलिक सिद्धांत नहीं बनाया है। दूसरा, प्राचीन सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण करें, प्लस विसंगतियों का निर्धारण करें। अब देखिए, आपको एक बार के लिए लगेगा हाँ ये तो कर रहे हैं, नहीं, ये केवल अनुवाद कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इन्होंने केवल अनुवाद भर किया है। इन्होंने ना तो व्याख्या की है, ना विश्लेषण किया है, ना विसंगतियों की पहचान की है, और ना ही उसका निराकरण किया है। तो इस आधार पर भी हम इनको आचार्य नहीं कह सकते। तीसरा, आचरण महान व पवित्र होने के कारण अनुकरणीय। अरे रीति काल चल रहा है, भोग विलास में उलझे हैं, राजाओं के दरबार में कविता कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा अनुकरणीय जो व्यक्तित्व है उसका प्रदर्शन कर पा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए इस आधार पर भी इनको आचार्य नहीं कहा जा सकता। अंतिम पैरामीटर है, प्रतिमान है कि कठिन एवं जटिल ज्ञान को सरल एवं सुबोध शैली में प्रस्तुत करें। हाँ, ये काम इन्होंने किया, अभी मैंने आपको उदाहरण से भी सिखाया कि हाँ, जटिल ज्ञान को इन्होंने आसान बनाकर आम जनता के लिए सुलभ बनाया। तो इस आधार पर इन्हें आचार्य कहा जा सकता है। तो ये आचार्यत्व का प्रश्न है। देखो कितना आसान टॉपिक था, 4 चीज़ें याद रखनी और टॉपिक हो जाएगा। अब आ जाओ, पहला कवि जो हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है वो है केशवदास। अब देखिए, पुरानी चीजें याद करते हैं, कल का वीडियो और आज का वीडियो याद करो। केशवदास को हमने किस श्रेणी में रखा था, रीतिबद्ध। किस में रखा था, रीतिबद्ध। रीतिबद्ध कौन, लक्षण ग्रंथ परंपरा का पालन करे। क्या ये सर्वांग विवेचन वाले हैं, विशिष्टांग, अब भी देखा सर्वांग विवेचन। तीसरी चीज, दरबारी हैं कि नहीं है, बिल्कुल दरबारी कवि हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको चीजों को याद रखना है। देखिए, मैंने टिक कर रखे हैं यहाँ पे चीजें, दरबारी हैं, सर्वांग विवेचन है, रीतिबद्ध है। ये कीवर्ड्स अगर आपको याद रह गए ना तो 2-3 सेंटेंस तो आप ऐसे चलते चलते ही बना दोगे उत्तर में। ठीक है, अब बात आती है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, शिखनक, जहांगीर, जस चंद्रिका। इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। क्लियर है। अब एक एक की बात करते हैं।
रामचंद्रिका राम पर लिखी गई एक प्रबंध काव्य है। विषय भक्ति परक है, किंतु जो दृष्टि रखी है वो रीतिकालीन दृष्टि रखी है। ये प्रसिद्ध है छंदों और संवाद योजना के लिए। इसे छंदों का अजायबघर कहा जाता है, क्योंकि इतने सारे छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है, और संवाद योजना इससे बेहतर कहीं नहीं मिलती। दोनों को डिटेल में देखेंगे, आगे देखेंगे। रामचंद्रिका के बारे में इतना ही। फिर है रसिक प्रिया और कवि प्रिया, दोनों की वजह से ही इनकी वास्तविक पहचान है। इन्होंने जो बात की हमने लक्षण क्रम परंपरा का, ये सारा इसी में डाला है। तो काव्यगत धारणाओं लक्षणों का भरपूर परिचय यहाँ पर ये प्रस्तुत करती हैं। इससे पहले किसी ने सभी काव्यांगों का विवेचन नहीं किया था। तो सर्वांग काव्यांग विवेचन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? रसिक प्रिया और कवि प्रिया में। क्लियर है? भाषा कैसी है इनके? भाई कवि हैं और मंझे हुए कवि हैं, तो पांडित्यपूर्ण भाषा मिलेगी। संस्कृत तत्समी शब्दों का भरपूर प्रयोग मिलेगा। लोक भागा के प्रति निष्ठा व प्रतिबद्धता के तत्व यहाँ नहीं दिखते हैं। ये थोड़ा सा आचार्य थे, तो तत्समी प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा दिखने को मिलता है। इनका एक मानना था कि अलंकार के बिना सौंदर्य नहीं हो सकता। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित्र। कि ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक अच्छी जाति सुलक्षण सुवर्ण अच्छे वर्ण से सरस और सुव्रत होने के बिना ना तो कविता अच्छी बन सकती है, ना पत्नी अच्छी हो सकती है, ना मित्र अच्छा हो सकता है। कहने का मतलब है कि भूषण मतलब आभूषण मतलब अलंकार, अलंकार के बिना कविता का अस्तित्व नहीं है, कविता अच्छी नहीं हो सकती। तो ये इनका मानना था। क्लियर है? अब एक एक बात करेंगे कविता केशवदास की रामचंद्रिका की। सर्वाधिक इनकी प्रसिद्ध रचना है। राम कथा का वर्णन किया गया है। राम कथा को नए तरीके से वर्णन किया है। इसे केवल संघर्ष की कथा ही नहीं, बल्कि भक्ति की, न केवल भक्ति की रचना बल्कि मौलिक तरीका अपनाया है। उन्होंने भक्ति व राज वैभव दोनों पक्षों पर समान बल दिया है। तुलसीदास जी जैसे केवल वनगमन पर केंद्रित रहे, लेकिन केशवदास जी राज वैभव को भी प्रतिस्थापित करते हुए नजर आते हैं। क्लियर है? मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये प्रसिद्ध है संवाद योजना के लिए। इनके जैसा संवाद योजना कोई भी प्राचीन कवि में नहीं मिलता है। खुद शुक्ल जी ने इनकी तारीफ की है। रामचंद्रिका में इस केशव को सर्वाधिक सफलता अगर मिली है तो वह है संवादों में। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त एवं सुंदर है। तो खुद शुक्ल जी, देखिए जब प्रवर्तन की बात थी, कौन प्रवर्तक है, तब तो इन्होंने इनकी आलोचना की थी, लेकिन इनकी जो संवाद योजना है उसकी शुक्ल जी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ये वाला देखिए, मातु कहाँ तृप्त गए सुन लो कहीं क्यों सुत शोक लाए। एक ही पंक्ति में कितने सारे भाव और कितनी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है। ठीक है? तो ये इनकी संवाद योजना है। फिर है छंद योजना। विशिष्ट है, बहु छंद की कल्पना नई वस्तु महाकाव्य व प्रबंध काव्य में अन्य रूपों में संस्कृत और हिंदी भाषाओं में केशव जैसी छंद योजना प्राप्त नहीं होती, इसीलिए इसको छंदों का अजायब कर कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके आलोचना पक्ष को अगर हम देखें तो कुछ जगह हैं, 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। एक तो संबंध निर्वाह, कुछ जगह संबंध निर्वाह प्रॉपर नहीं मिलता है, केवल प्रसंगों को लेकर छंदबद्ध कर दिया है, जबकि मार्मिक प्रसंगों का ध्यान ठीक से नहीं रखा गया है। एक ही छंद में राम वनवास, भरत को राज देने का वरदान मांगना व राज्याभिषेक एक ही छंद में निपटा दिया है। ऐसे ही राम वन गमन प्रसंग तुलसी के यहाँ मार्मिक है, जबकि यहाँ केवल सूचना भर है। तो ऐसा जो संबंध निर्वाह है वहाँ कुछ कमियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसे ही कथानक योजना भी कुछ कमियाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ प्रसंग असाधारण रूप से समृद्ध व सशक्त हैं। ठीक है? उक्त वैचित्र को छोड़ सकते हैं आप। तो ये दो भी अगर लिख देंगे, क्योंकि आलोचना पक्ष हमें सीमित लिखना होता है। अब स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि इस रामचंद्रिका की संवाद योजना क्या है। आधा पक्ष हमने देख लिया, और वही ध्यान रखना है कि शुक्ल जी का कथन जरूर डालना है। और पृष्ठभूमि में आप लिख सकते हो, हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने जिन विशेषताओं के कारण केशवदास प्रमुख स्थान रखते हैं, उनमें सबसे प्रमुख है रामचंद्रिका की संवाद योजना। रामचंद्रिका जैसी संवाद योजना हिंदी का कोई कवि नहीं कर पाया। कौन कौन से संवाद
इनके प्रसिद्ध हैं राम परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण संवाद और रावण अंगद संवाद। और रावण अंगद संवाद के लिए शुक्ल जी का कथन आपको ध्यान है। क्लियर है? क्या विशेषताएं हैं इस संवाद योजना की जिसके कारण ये इतना प्रसिद्ध है? गागर में सागर बनने वाली कहावत सिद्ध होती है, मतलब कुछ ही शब्दों में बहुत सारी बातें कह देना, ये वाली विशेषता यहाँ देखने को मिलती है। दशरथ मृत्यु, राम लक्ष्मण सीता का वनगमन, वनगमन कारण की सूचना एक ही पंक्ति में। मातु कहाँ गए निरपतात, देखिए वापस चलते हैं उसी पे। मातु कहाँ गए निरपतात, गए सुरलोक कहीं क्यों सुत शोक लाए। ठीक है, कहाँ गए होता है, क्या सुरलोक चले गए, क्यों सुत शोक लाए। क्या शुत शोक क्यों है शुत शोक, क्योंकि राम कहाँ चले गए हैं, राम वन में चले गए हैं, इसलिए पुत्र का क्या है, शोक देखने को मिल रहा है। तो इतने सारी चीज़ें इन्होंने कुछ ही पंक्तियों में, एक ही पंक्ति में इतनी सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, फिर है वक्रोक्तियों का प्रखर। देखिए वक्रोक्ति हमने सूरदास जी के यहाँ भी देखी थी, है ना, वही यहाँ भी देखने को मिलती है, कथनों को टेढ़े मेढ़े ढंग से कहना। ठीक है, जैसे राम को कहाँ काम, रिपु जीत ही कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ। ठीक है, तो इस टाइप का जो ये वक्र कथन है ना, ये केशवदास के यहाँ भी देखने को मिलता है। तो वक्रोक्तियों का भी प्रखर स्वरूप यहाँ देखते मिलता है। फिर फड़कती हुई सजीव भाषा में क्रोध व उत्साह जैसे भावों की सुंदर अभियोजना इन्होंने प्रस्तुत की है और नाटकीयता इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसकी संवाद योजना की विशेषताएं हैं। क्लियर है? तो ये देख लीजिएगा, कुछ एक आधा उदाहरण आप अपने नोट से और शामिल कर सकते हैं, तो आपका ये टॉपिक और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक और आता है कि केशवदास को कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य के प्रेत का मतलब ये है कि इनका काव्य क्या है, कठिन है, जिसके कारण आम जनता में इसको ग्राह्य नहीं कहा जा सकता। तो केशवदास की कविताओं में विद्यमान कठिनाइयों के कारण उन्हें प्राय कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कारण क्या है, कवित्व के साथ आचार्यत्व, पंडित्व, इतिहासज्ञ, दर्शन आदि सबकी इन्होंने क्या किया है, रचनाएं लिखी हैं। जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, आचार्यत्व झलकाया है। दर्शन में विज्ञान गीता का दर्शन है। इतिहास में जहांगीर जस चंद्रिका भी लिखी है। तो इतनी सारी चीज़ें लिख दी हैं जिसके कारण ये क्या है, मुश्किल हो गया है आम जनता को समझना। भाषा के प्रयोग, शुक्ल जी ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि पदों की न्यूनता, वाक्यों की अपूर्णता, अशक्त व फालतू शब्द यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे ये वाला याद रख लेना, सीधी रीधों राम नाम सत्य धाम। अब पदों की न्यूनता, समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही अप्रतित्व दोष भी यहाँ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो ये इनको लगता था कि भाई सबको आता होगा, तो उस हिसाब से आप बता। कई बार क्या होता है कि जैसे टीचर भी होता है ना, अगर टीचर ये मान ले कि भाई आपको सब कुछ आता है, तो एक लेवल से ऊपर वो पढ़ाना शुरू कर देंगे, और आपका अगर बेसिक्स भी क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो वैसा ही केशवदास के साथ हुआ। और क्या कठिनाई, अब भी थोड़ी देर देखा हमने, संबंध निर्वाह में रिपीट करना है पिछला वाला कि कमज़ोर दिखता है। आचार्यत्व में भी कुछ कठिन कल्पनाएं कर डाली हैं, है ना। नगेंद्र ने भी क्रिटिसाइज किया, केशवदास का रस व अलंकार विवेचन न तो तर्कसंगत है और न ही मौलिक है। तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हैं, अच्छा और भी हैं एक दो पॉइंट। छंदों का जय घर का है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा छंद है, कितने समझें भाई। ठीक है, और ऐसे ही राम वन गमन में मार्मिकता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। संवाद योजना में भी शुक्ल जी का कथन अभी देख लेना। ठीक है, और शुक्ल जी का कथन हमें किस में लिखना है, पक्ष में, कि यद्यपि मार्मिकता नहीं है लेकिन संवाद योजना बहुत प्रभावी है। ठीक है, अब बोल रहे कि भाई ऐसा क्यों किया, क्यों कठिन काव्य के प्रेत बने। तो देखिए केशवदास ने रीतिकाल का आधार तैयार किया, नाई का भेद, अलंकार आदि के लिए प्रतिमानों की स्थापना की है। इससे पहले कोई नहीं कर रहा था वहाँ पे। बिहारी आने तक नाई का भेद अगर प्रचलित नहीं होते तो बिहारी के दोहे पहेलियाँ होती, क्योंकि केशवदास ने वो पृष्ठभूमि तैयार की जो बिहारी को लिखने के लिए आसान प्लेटफॉर्म मिला। उन्होंने ही नाई का भेद वगैरह बना दिए थे, जिसलिए
जिसके लिए बिहारी आराम से दोहे लिख पाए। उन्होंने इसको क्या किया, ट्रेडिशन बनाया। ये देखिए अगर बिहारी फूलों की दुकान है जहां आपको मेवा तुरंत मिल जाता है, तो केशव वह माली है जिसने फूल या पौधे बोए थे। आप उनकी बोई हुई फसल ही यहाँ पर काट रहे हैं। तो ये केशवदास का योगदान आप कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक दो टॉपिक को छोड़कर लगभग चीज़ें आपकी केशवदास से रिलेटेड कवर हो गई हैं। एक दो छोटे से टॉपिक हैं। एक तो मौलिकता कहाँ देखने को मिलती है, केवल पॉइंट से लिखने हैं। उक्ति वैचित्र, संवाद योजना, छंद योजना, अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति में और अन्योक्ति अलंकार इन्हीं का बनाया हुआ है। उपमा और यमक में भी देखने को मिलती हैं। इसे उदाहरण आप शामिल कर लेंगे। कथानक के स्तर पर राम का राशि वैभव इन्होंने ही दिखाया, प्लस राम की भक्ति भी किया। दोनों का संयोजन यहाँ देखने को मिलता है। इनका आचार्यत्व का जो प्रश्न है, देखिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला के आधार पर इनका आचार्यत्व हमें तय करना होगा। मतलब इनके आचार्यत्व का स्तर क्या है, कोटि क्या है, ये सब हम देख रहे हैं। तो किन के आधार पर करेंगे, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला के आधार पर। रसिक प्रिया में क्या किया, रसों का वर्णन किया है, पूरा लक्षण ग्रंथ परंपरा में लिखी गई है। तो उच्च स्तर का इनका आचार्यत्व देखने को मिलता है। ऐसे ही कवि प्रिया में भी उदाहरण शैली और लक्षण शैली का क्या है, अन्योक्ति का प्रथम बार यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और यमक और उपमा के जो विश्लेषण है उसमें भी क्या देखने को मिल रही है, नवीनता देखने को मिल रही है। ठीक है, उद्भावक आचार्य कह सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कह सकते। कोई नवीन मौलिक संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत नहीं की है, तो इनको उद्भावक आचार्य नहीं कह सकते। काव्य अंगों की मौलिक व्याख्या बिल्कुल नहीं की है, केवल जो था उसको यथावत प्रस्तुत किया है। शिक्षक कवि कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो जो कोटि हमने देखी थी आचार्यत्व की, आचार्यत्व के जो प्रतिमान हमने देखे थे, उसमें चौथा वाला प्रतिमान ही इन पर लागू होगा। क्लियर है। अच्छा, उक्ति वैचित्र किसी को अगर नहीं समझ आया तो उक्ति वैचित्र क्या होता है, बात को कुछ विचित्र या असाधारण रूप से कहना ताकि श्रोता या पाठक उसे सुनकर या पढ़कर चकित और मुग्ध हो जाए, उसे कहते हैं उक्ति वैचित्र। क्लियर है। पद्माकर, केशवदास पूरा हो गया। केशवदास से सवाल आते हैं भाई, थोड़ा और देख लेना, जिसको थोड़ी और रिसर्च करनी है। मोटा मोटा मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब बात करते हैं पद्माकर। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम दौर के कवि हैं। लगभग 10 राज दरबारों से इनको राजाश्रय प्राप्त हुआ था। ये भी कौन है, रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, लक्षणगत परंपरा का पालन करेंगे। गंगा लहरी, पद्माभरण, जगत विनोद आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी जो मूल प्रतिभा है वह श्रृंगार व रीति विवेचन में है। श्रृंगार की इनकी विशेषताएं क्या हैं, सामंतवादी सोच और भोगवादी मानसिकता के करीब है। मतलब इन्होंने मुख्य रूप से क्या लिखा है, देह मूलक संयोग श्रृंगार लिखा है। उदाहरण है, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुलीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर जो गजक गिजा है सजी, सज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है। पूरा देह मूलक संयोग श्रृंगार, भोगवादी मानसिकता, सामंतवादी सोच झलक रही है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि इनका जो संयोग श्रृंगार है वो ऋतु व त्योहारों से जुड़ा हुआ है। कहीं कहीं इन्होंने विरह श्रृंगार पर भी लिखा है। ये मेरे को ये याद रह जाता था, तो मैं काफ़ी यूज़ करता था इस वाले कोटेशन को। पावस बनाओ न विरह बनाओ, जो विरह बनाओ तो न पावस बनाओ। कितना आसान सा है, एक बार याद कर लोगे तो याद रह जाएगा। राजाओं की प्रशंसा में युद्ध दानवीरता जैसे भाव इन्होंने लिखे हैं। शिल्प पक्ष कैसा है, मझी हुई ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शब्द शक्ति और बिंबों का सुंदर प्रयोग है। मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकारों का प्रयोग दिखेगा ही दिखेगा। नादात्मक सौंदर्य यहाँ पर देखने को मिलता है। गोरी गर्बीली तेरे गात की गुराई, आगे देखिए कितना प्यारा इन्होंने लिखा है। ठीक है, समाज के प्रति प्रतिबद्धता नजर आएगी क्या, नहीं। श्रृंगार, भोगमूलक ये सब होगा तो समाज के प्रति प्रतिबद्धता निश्चित रूप से कम नजर आएगी। तो समाज के प्रति प्रतिबद्धता कम देखने को मिलेगी। श्रृंगार व शिल्प की अधिक उपस्थिति देखने को मिलती है। तो ये पद्माकर हमारे यहाँ ख़त्म होते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण केशवदास हैं तुलनात्मक रूप से, अगर मैं कहूँ तो, कि दोनों में अगर तुलना की जाए तो केशवदास ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं केशवदास पे, पद्माकर पे तुलनात्मक रूप से कम पूछे जाते हैं। अब जो अंतिम टॉपिक आज का रह गया है वो है रीति सिद्ध काव्य धारा। ठीक है, रीति सिद्ध काव्य में हम उन कवियों को रखते हैं जिन्होंने लक्षण उदाहरण शैली का अनुकरण नहीं किया, यद्यपि लक्षणों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से कविताएं लिखी। बिहारी, भूपति, मतीराम, श्रृंगार कल पूरे डिटेल में समझाया है, इसीलिए मैंने केवल पढ़ दिया है। कल वाला वीडियो देखें।
इन्होंने कविता काव्य शास्त्र नायिका भेद या काम शास्त्र के किसी न किसी सिद्धांत को आधार मानकर ही लिखी है। मतलब कॉन्सेप्ट उनका फॉलो कर रहे हैं और नई कविता लिख रहे हैं। दरबारों में रचा है, बिल्कुल रचा है। राजाओं की प्रशंसा, भोगमूलक श्रृंगार, सामंती विलास की प्रवृत्तियां यहाँ भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कहत नटत रिजत खिज्जत मिलत खिलत लज्जियात, ये वाला जो दोहा है ये आप इसमें यूज कर सकते हो। समाज के प्रति प्रतिबद्धता न पद्माकर के थी ना यहाँ नजर आएंगी। यहाँ पर बस कविता का उद्देश्य है परम सुख की प्राप्ति। घोषित रूप से इन्होंने लिखा है, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ये कबीर इनका बिहारी का दोहा है। ठीक है, इनको नगरवासी कवि कहा जाता है और नगर में होने का इनको घमंड भी है। परिनिष्ठित ब्रज भाषा छंद दोहा, दोहे बहुत धार प्रखर है इन दोहों की। मतलब परिनिष्ठित रूप से लिखा है, ब्रज भाषा को लिखा है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, परिनिष्ठित भाषा, ब्रज भाषा और छंद दोहा आदि सब में क्या है, धार है, प्रभावी है। मतलब कहने का मतलब ये है। जैसे ये वाला दोहा आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा भी समाप्त कर रहा हूँ इसको। तो आप ये वाली चीज़ें देख लेंगे, रीति सिद्ध काव्य के ये पूरे डिटेल में आएंगे जब हम बिहारी को कल से पढ़ेंगे, तो इसमें पूरी और चीज़ें भी आ जाएंगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। केशव दास के बारे में डिटेल में बताया। तो ये वाली चीज़ें आप ध्यान रखें, एक बार पढ़ लेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आप ये मान लीजिए उत्तर लिखने के 50% स्थिति पर आप आ जाएंगे। और 50% मैं आपको करा रहा हूँ स्ट्रक्चरिंग वगैरह करा के, जो आंसर राइटिंग मॉड्यूल हम शुरू कर रहे हैं उसमें उन चीज़ों को भी सिखाऊंगा। तो एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए ये आप कुछ दिनों बाद आप खुद अप्रिशिएट करेंगे कि सर हाँ, अब हम एक अच्छा उत्तर लिखने की स्थिति में आ गए हैं। तो आप जुड़े रहिए, है ना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, चैनल से तो जुड़े हुए हैं ही आप, और लगातार जो वीडियोस डल रहे हैं उनको देखते रहिए। मैं बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस डालता भी नहीं हूँ, आधा घंटे का वीडियो होता है, वो देखेंगे तो काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। फिर भी आपके कोई सुझाव हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।